मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने का तरीका कार क्या है, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या तुर्की में ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाना मुनाफा बख्श कारोबार है या नहीं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि तुर्की में ट्रांसपोर्ट कंपनी कैसे बना सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी कलीमुल्ला, सबसे पहले तो टॉपिक बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका। कलीमुल्ला स्पेशली इस तरह के टॉपिक डिज़ाइन करता है जो एक कम इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, यानी $50,000 से कम इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी बिज़नेस किया जा सकता है और एक आम बंदा वो बिज़नेस कर सके। एक तो होता है लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, तो जिनके पास लाखों डॉलर हैं उनके लिए लोग भी मौजूद होते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, एडवाइज़र भी हैं, मार्केट रिसर्चर भी होते हैं, और वो खुद भी ट्रैवल करके कोई भी बड़ा जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। लेकिन हमारा इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये होता है कि ऐसे लोग जिनके पास कैपिटल कम है, $10,000 है, $20,000 है, $30,000 है या $50,000 है, उसी में वो बिज़नेस करके अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं और आगे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए जाएं और आपके सामने रखे जाएं। तो इस हवाले से फिर ये जो टॉपिक सिलेक्शन होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और ताकि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो सके। तो आज का ये जो टॉपिक है ये ट्रांसपोर्ट कंपनी के हवाले से बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, कोई भी बंदा जब आता है टर्की में तो वो टूरिस्ट वीज़े पर आता है। तो पाकिस्तान से अगर है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 1 साल की आप टूरिस्ट रेजिडेंस, जिसे हम टूरिस्टिक रेजिडेंस बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। 1 साल के बाद आगे वो रिन्यू नहीं होगी। 1 साल तक आपको मिलती है लेकिन उस पर काम की इजाज़त नहीं होती है आपको। आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर अपना उस कंपनी का अलहदा से एक मैनेजर रख के तो आप वो बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि टूरिस्टिक रेजिडेंस पे अगर आप एज ए यानी विदाउट कंपनी रजिस्ट्रेशन अगर आप बिज़नेस करेंगे तो वो इलीगल कंसीडर होता है। ये पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले एक एलएलसी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है 25,000 टर्किश लीरे वाली, तकरीबन 4-5 हज़ार, $4,000 बनता है, वो रजिस्टर्ड करवाते हैं। उसका 25% आप कंपनी के अकाउंट में पे करते हैं, और उसके बाद आप जो है 25% अराउंड समझ लें 4,000 है तो $1,000 के अराउंड वो आपने पे करना है। वो बाद में आप यूज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो लॉयर है या अकाउंटेंट है वो आपसे चार्ज करेगा ज़्यादा, $500-600 जो है वो आपका ख़र्चा आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा भी होगा $700 आ जाएगा। तो आप समझ लें कि आपने इनिशियल पेड अप कैपिटल पे किया, कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, और उसके बाद उसका बैंक अकाउंट खुल गया हुआ है, और ऑनवर्ड आप अपना कोई भी काम जो है शुरू कर सकते हैं। अब आपके पास कंपनी भी रजिस्टर्ड है, टैक्स नंबर भी है, तो आपने अपने लिए कंपनी के ऑफिस के लिए कोई जगह लेनी है। आप वो जगह रेंट आउट करते हैं, वो $500 में कोई आप मुनासिब ऑफिस, 400 में, 500, 300 से भी शुरू हो जाता है, 300 से 500 में डिपेंड करता है लोकेशन और साइज़ के हिसाब से। आप ऑफिस ले लेते हैं और 350 से $400 में आप वर्कर हायर कर लेते हैं, जिसे कंपनी मैनेजर कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका बिजनेस सेटअप एक बन जाता है और आप ये काम शुरू कर सकते हैं लीगली। अब आपका काम, सपोज करें आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी बनानी, इसमें हम देखें ट्रांसपोर्ट कंपनी 2-3 तरह की होती है। एक तो वो है कि जो टूरिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डे ट्रिप्स हैं, एयरपोर्ट से पिक्स एंड ड्रॉप्स आ जाते हैं, और टूरिस्टिक जो लोग होते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं, उनको एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनको विद इन सिटी आप मूव करवाते हैं। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं ये आ जाती है। इसके साथ साथ ये आ जाती है मिनी बस बस या मिनी वैन वगैरह भी आपकी होती है। लेकिन इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनी की दूसरी टाइप आ जाती है जो लॉजिस्टिक या कार्गो सर्विसेज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कार्गो का एक्सपीरियंस है,
आप दुबई में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, कहीं पर भी लॉजिस्टिक कंपनी या ट्रांसपोर्ट कंपनी या ट्रकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास ये एक्सपीरियंस है और आप एक शहर से दूसरे शहर जो है प्रोडक्ट्स या आइटम्स वो कार्गो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो आप इस तरह की कंपनी टर्की में भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी ये सर्विसेज दे सकते हैं। बुरसा से आप इस्तांबुल, देनीजली से इस्तांबुल, एस्की शहर से इस्तांबुल, या अंकारा से इस्तांबुल, या इस्तांबुल से दूसरे शहरों को ट्रांसपोर्ट जो जाती है वो आप ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं। और किसी भी इंडस्ट्रियल सिटी से जो गुड्स की ट्रांसपोर्ट होती है वो इसी तरह से होती है। लेकिन इसमें हम दो तरह से चीज़ों को फोकस करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि आप छोटी कंपनी बनाएं, उसमें आप टूरिस्ट जो सर्विसेज हैं, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप्स हैं, ये आप दें, और जो डे ट्रिप्स हैं एक शहर से दूसरे शहर में, या जो इस्तांबुल के अंदर ही मुख्तलिफ प्लेसेस जो है विज़िट कराना, तो वो ये हो जाता है। आप 2-3 गाड़ियाँ डालकर भी, 4 गाड़ियाँ डालकर भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं कम कैपिटल के साथ। और फिर जैसे जैसे बिजनेस पॉजिटिव आपको रिजल्ट देता जाता है, आप इसको बढ़ाते जाते हैं। तो ये कंपनी सेटअप बनाने में समझ लें कि दफ्तर लिया, वर्कर रखा, और आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, पेड अप कैपिटल, तो $3,000 से $4,000 आपका खर्चा आ गया, जिसमें मैंने दफ्तर का किराया भी बताया आपको, राउंड आप 500 कर लें, वर्कर 400 कर लें डॉलर, और कंपनी रजिस्ट्रेशन का 800 कर लें। इसी तरह से आप पेड अप कैपिटल 1000-1200 वो कर लें। तो ये सारा जब आप सम अप करते हैं, $2,000-3,000 के अराउंड आपका बनेगा जो सेटअप बनाने का खर्चा है। अब इसके बाद आपने अपना सेटअप बनाने के बाद गाड़ियाँ लेनी है, उसका अलहदा से वो एक्सपेंसेस है। तो आप लोकल कहीं से भी जो यूज़ गाड़ियाँ भी ले सकते हैं और नई गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हमारे किस भाई को करना चाहिए और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कम से कम कितनी चाहिए? जी, कलीमुल्लाह, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जब भी कोई बिज़नेस आइडिया देता हूँ, जी सर। तो मेरी यही कोशिश होती है कि डिफरेंट जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं हमारे माशरे में, आप देखें टेक्सटाइल का काम करने वाले हैं, जी सर। होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करने वाले हैं, इसी तरह मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, ट्रेडर्स आ जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर आ जाते हैं। तो इसी तरह से जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान में, दुबई में, या कहीं पर ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं जी सर। और वो वहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियाँ जो होती हैं उनको हैंडल कैसे किया जाता है, और हर बिजनेस की कुछ बारीकियाँ होती हैं, ऐसा ही है वो सर। इस बारीकियों को समझते हैं, और बिजनेस के जो उसूल हैं उसको वो समझते हैं, बिजनेस की डायनामिक्स को समझते हैं। उन्हीं लोगों को बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही। देखिए, बिजनेस पैसे से नहीं होता, यानी बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिजनेस के लिए आपके पास स्किल भी होनी चाहिए, माइंड सेट भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और आपके नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये जो स्किल है, माइंड सेट है, एक्सपीरियंस और नॉलेज है, इन सब को जब मिलाते हैं तो इसके साथ पांचवी जो शर्त है वो पैसे की है। बिल्कुल सही होगा अब सर। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर उनके पास सिर्फ पैसा है तो वो बिजनेस कर लेंगे, यहाँ पर वो गलती कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, माइंडसेट नहीं है, और नॉलेज नहीं है। ये जो एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल, माइंडसेट, ये वक्त के साथ डेवलप होता है, और ये कहीं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। ये आपको दुनिया में बिजनेस करके दूसरे तजर्बाकार लोग सिखाते हैं, या लोग सिखाते हैं, मुआशरा सिखाता है। और आपको पता चलता है कि बिजनेस को डील कैसे किया जाता है। कहीं पे इस पे किताब लिख कर, यानी बुक लिख कर, या उससे पढ़ा नहीं जा सकता। यानी कि ये वर्बल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सर, ऐसा और ही इसके है। कोई शॉर्टकट भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं को पता है गाड़ियों का बिजनेस कैसे किया जाता है, और एक गाड़ी की एवरेज लाइफ क्या होती है, उसकी मेंटेनेंस क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना चार्जेस हों, और किस तरह से सर्विस हो, किस शहर में वो सूटेबल है, टूरिस्ट सर्विसेज देनी है तो कैसे देनी है। हर चीज़ को, ड्राइवर के जो अखराजात हैं, गाड़ी के अखराजात हैं, फिर उसके जो पेट्रोल है उसके जो अखराजात आ जाते हैं, मेंटेनेंस के अखराजात,
उसको चलाने के लिए जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से, फिर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो किस तरह से, इंश्योरेंस क्या होती है, शॉर्टकट के ईच एंड एवरीथिंग जी सर। वो जब समझता है, और उसके बाद वही चीज़ जो दुबई में कर रहा था वो तुर्की में उसको करना चाहता है, सऊदी अरब में कर रहा था तुर्की में करना चाहता है, पाकिस्तान में, इंडिया में या कहीं पर भी वो कर रहा था, तो वही बिजनेस को वो तुर्की में कर सकता है। अब उसके पास एक्सपीरियंस तो है, उसके पास नॉलेज भी है, जी सर। और वो समझता भी है। अब सिर्फ ये बात है कि वो उसने एक डेस्टिनेशन चेंज किया। तो ऐसे लोगों को ये बिजनेस करना चाहिए, ऐसों को नहीं करना चाहिए जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं किया। वो कहते हैं मेरे पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 50 लाख है, मैं 4 गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ। इससे नहीं होता। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करके नाकाम हो जाते हैं, उनकी क्या वजूहात है? जी, ये जो पहला सवाल था, मेरे ख्याल में इसी में इसका जवाब मैंने दे दिया कि नाकामी की वजूहात ये होती हैं कि वो देखते हैं कि फ़लाँ बंदा, जी सर। उसने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया, कुछ साल पहले वो गरीब था, आज अमीर हो गया। फला बंदा कर रहा है, वो महीने का इतने कमा रहा है, वो बंदा कर रहा है, वो इतने कमा रहा है। अब जो होता है ना, मसलन सक्सेस नज़र आती है, और वो नज़र आती है, लेकिन फेलियर्स जो होते हैं वो नहीं नज़र आते। मसलन एक 100 बंदे ने शुरू किया, उनमें से 2 बंदे कामयाब हुए, तो वो दो तो सबको नज़र आएंगे, जो 98 फेल हुए हैं वो किसी को नज़र नहीं आते। बिल्कुल सर, ऐसा ही। तो अब वो जो बंदे किसी की सक्सेस को देखकर, सबसे पहले तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो या तो उसके साथ अटैच हो जाएं, या उसके साथ अटैच होकर या पार्टनरशिप करके आप अपने काम को कर लें। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा सेटबैक या सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर ये है कि हम सारे ही पाकिस्तान में सोल प्रोप्राइटरशिप पे यकीन रखते हैं। सोल प्रोप्राइटर यानी कि हम सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं, हम अकेले ही अपने आप को ही जंगल का शेर मानते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो शेर होता है, जब वो बच्चा होता है तो वो अपनी माँ के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ जंगल में निकलता है, यानी कि झुंड की शक्ल में निकलता है, बिल्कुल सर, ऐसा ही। अकेला वो नहीं निकलता। हालांकि वो शेर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसको शिकार करना आ जाता है, अपनी हिफाजत करना आ जाती है, और उसके बाद वो सारे ट्रिक्स और सारी ट्रेनिंग्स लेने के बाद जब वो अपने आप को इस काबिल समझता है कि अब कोई दरिंदा उस पर हमला करेगा तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और उस दरिंदे का शिकार भी कर सकता है, तो तब वो जंगल में अकेला निकलता है। बिल्कुल सर, ठीक है। ऐसा ही। तो इसका इनिशियल फेज आप समझ लें, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, कि जो स्टूडेंट है 25 साल 24 साल पढ़ा, मास्टर किया, जी सर। वो अभी बिजनेस लाइफ का बच्चा है। उसको चाहिए कि जो जंगल का शेर है उसके साथ मिलकर झुंड की शक्ल में पहले निकले वो, यानी वो पहले पार्टनरशिप्स करे, सही हो और गया उन सर। पार्टनरशिप्स में वो आगे एक टीम में काम करना सीखे, स्किल सीखे, माइंड सेट सीखे, एक्सपीरियंस गेन करे। और उसके बाद जब एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, उसको नॉलेज भी आ जाता है, बिजनेस को हैंडलिंग की सारे मामला समझ आता है। ये बिजनेस एक कंप्लीट पॉलिटिक्स है, एक कंप्लीट डायनामिक्स है, एक कंप्लीट आप कह लें कि स्किल सेट्स हैं सारे। इसमें हर चीज़ को आपने समझ लें, एक पूरा निज़ाम है। इसमें आपने समझना होता है कि आपने रिक्रूटमेंट किन लोगों की करनी है, आपने अकाउंट्स किस तरह से मैनेज करने हैं, आपने प्लानिंग किस तरह से करनी है, आपने किस तरह से परचेजिंग करनी है, सेलिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, यानी ऑल इन ऑल एक पूरा सिस्टम होता है जिसकी हर चीज़ को समझना पड़ता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही। और हर चीज़ के लिए बजटिंग करना पड़ती है, टाइम स्केल करना पड़ता है, और टाइमिंग सेट करके वो चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। अब जब आप अकेले होते हैं तो ये सारी जिम्मेदारियां आपको अकेले को करना पड़ती हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही। और हर बंदा जो होता है वो एक काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है बनिस्बत 10 कामों के। तो इसलिए हम बहुत अच्छे वर्कर तो होते हैं, यानी कि अगर हम मैनेजर हैं तो बहुत अच्छे हैं, हम डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छे हैं, हम इंजीनियर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग 98% अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाते। उसकी वजह क्या होती है कि हमारे स्कूल में या हमारे सिस्टम में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह जो एजुकेशन दी जाती है
वो हमें अच्छा वर्कर बनाने के लिए दी जाती है। उस एजुकेशन का पूरा सिस्टम, निज़ाम, हर चीज़ ऐसे मैनेज की हुई है। अब जापान की जो एजुकेशन है वो टोटली डिफरेंट है, यूके की एजुकेशन टोटली डिफरेंट है, जो सिंगापुर है उसका एजुकेशन का निज़ाम टोटली डिफरेंट है। तो हमारा निज़ाम इस तरह का है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो जो एजुकेशन है वो हमें ये बताती है कि हम अच्छे वर्कर कैसे बन सकते हैं, जी सर। अच्छे बिजनेस ओनर बनाना नहीं सिखाती। और कभी आपने ये नहीं देखा कि हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में कोई प्रैक्टिकल जो इस वक्त बिजनेसमैन है या जो इस वक्त कामयाब बिजनेसमैन है वो आके लेक्चर दे रहा हो और हर हफ्ते उसने आके पढ़ाना हो? कभी नहीं सर। ऐसा नहीं देखा। बिल्कुल सर, हमारे ऐसा ही। जितने भी टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में या जो भी पढ़ाने वाले, वो किताबें पढ़ के आगे पढ़ाते हैं। कोई भी प्रैक्टिकली बिजनेस, हालांकि जो बिजनेस पढ़ाने वाले लोग हैं वो खुद भी बिजनेस नहीं कर रहे होते, उन्होंने भी वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के आगे पढ़ाई हुई होती हैं। तो ये जो सिस्टम है ये अच्छे वर्कर पैदा करता है, अच्छे बिजनेसमैन पैदा नहीं करता। इस वजह से हमारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हम सिर्फ किताबों में पढ़कर या पैसे के साथ बिजनेस कर लेंगे। तो इसी वजह से फेलियर्स मिलते हैं कि पैसे के साथ भी बिजनेस नहीं होता, यानी पैसा एक बिजनेस का कंपोनेंट है। मतलब जैसे पूरी एक गाड़ी है, उसमें एक इंजन है, तो जी सर। इंजन जो है वो समझ लें कि वो पैसा है। अब बाकी गाड़ी अगर उसके पास टायर नहीं है, पूरा सीटिंग नहीं है, गियर नहीं है, वायर्स नहीं है, इलेक्ट्रिशियन का निज़ाम नहीं है, यानी पूरा पूरा जो गाड़ी का एक सिस्टम होता है वो नहीं है, तो इंजन को रख दो आप, तो वो उस पर बैठ के आप चल चल जाओगे, उड़ जाओगे। कहीं पे भी नहीं जा सकेंगे सर। तो यही चीज़ है कि इसी तरह से वो टायर्स चाहिए, सीटें चाहिए, गियर्स चाहिए, उसके लिए वो सारा निज़ाम चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, उसका पूरा सिस्टम। तो एक सिस्टम जो होता है उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको पहले वो स्किल्स सीखना पड़ती हैं। जी सर। फेलियर इसलिए होता है कि हम लोग जो है किसी को कामयाब देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो ये कर रहा है तो मैं भी शुरू कर दूं, लेकिन उसने ये करने के लिए पहले कितनी मार खाई, कितना एक्सपीरियंस गेन किया, लर्निंग कितनी की, वेट कितना किया, और किस तरह से ये जो है मार खा के, सीख कर, ट्रायल एंड टेस्ट करके वो सारा इस लेवल पे पहुंचा कि आज वो कामयाब है। बिल्कुल सर, सही हो गया। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें बिज़नेस करना चाहिए। तो जब हम ये देखते हैं कि कोई भी बिज़नेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो जो बिज़नेस कर रहे हैं, जाएं उनसे रिक्वेस्ट करें, उनके साथ फ्री में 2 3 4 महीने काम करें। मैंने बात की फ्री में। फ्री में सर। अब हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको 1 घंटा भी फ्री में नहीं देंगे, ऐसा ही है सर, बिल्कुल। लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बंदा उन्हें ज़िंदगी का निचोड़ जो है, वो तजर्बा जो है वो फ्री में दे दे। यानी कि आप देखो कि आप अपना वक्त फ्री में नहीं देते। मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि बिल्कुल सर। हमारे बहुत से भाई, हमने तकरीबन 400 के करीब वीडियोस डाली है यूट्यूब पे। बिल्कुल सर, ऐसा तो ही। हमारी कोई एक वीडियो देखकर लोग हमसे रब्ता शुरू कर देते हैं और वो इतना भी गवारा नहीं करते कि हमारी बाकी वीडियोस देख लें, और उनके जो भी सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब दूसरी वीडियोस में होते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही लेकिन है। वो कोशिश ही नहीं करते कि हम दूसरी वीडियो देख लें, क्योंकि वो अपना टाइम कीमती समझते हैं और हमारा टाइम जो है उनके लिए कीमती नहीं है। कीमती नहीं है, ऐसा ही है तो सर, वो ये बिल्कुल। समझते हैं कि हम वीडियो देखने की बजाय अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, हमारा इंटरनेट भी ज़ाया होगा, टाइम भी ज़ाया होगा। इससे बेहतर है नंबर है, अभी कॉल करते हैं और डायरेक्ट उन्हीं से पूछ लेते हैं। ऐसा ही है सर, तो बिल्कुल। ये जो माइंड सेट है कि आपके पास एक चीज़ मौजूद है, आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, इसलिए कि आपका वक्त ज़ाया होगा। यानी कि आपका वक्त कीमती है, दूसरों का कीमती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपने किसी से कुछ सीखना है तो आप फ्री में जाकर उसके साथ काम करो। सही हो गया सर। आप उसके साथ 2 महीने 3 महीने जाके उसके साथ काम करो, और वो फिर आपको सिखाएगा। जब जब आप कुछ ना लो उससे, उसकी इज्जत करो, उसको रिक्वेस्ट करो, फ्री में जाके इंटर्नशिप करो, तो वो फिर ज़िंदगी का जो निचोड़ है आपको सिखाएगा। तो किसी से कुछ हासिल करने के लिए हम कहते हैं ना, बाअदब बानसीब, जी सर। बेअदब बेनसीब। उस्ताद एक ही क्लास में, 20 बच्चों की क्लास है, उसमें जो बच्चा उस्ताद की इज्जत करता है, उस्ताद उस पर इतनी शफकत करता है कि उसको घोल के पिला देता है, और वो बच्चा ज़िंदगी में कामयाब हो जाता बिल्कुल सर, ऐसा है। ही। और जो बच्चा बेअदब होता है, चाहे वो जितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता।
वो गुंडा बन जाएगा, बदमाश बन जाएगा, चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, लेकिन वो कोई कामयाब बंदा नहीं बन पाता। सही हो गया सर। इसलिए कहते हैं अदब करो, और अदब करके इज्जत करके दूसरों से उसकी ज़िंदगी का निचोड़ हासिल करो, वो आपको घोल के पिला देंगे। तो इसी तरह से रिस्पेक्ट करने से मिल जाता है, लेकिन आप जाएं, हम ये अक्सर कहते हैं कि कोई सिखाता नहीं है, जाके किसी से रिक्वेस्ट करें तो सही, डेफिनेटली सिखाएंगे। जाहिर सी बात है सर, अगर किसी को पता चलेगा कि इसके अंदर भूख है सीखने की तो ही वो सिखाएगा। जी जी। सर मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे माशरे में तो हमें ये सिखाया जाता है कि टीम वर्क में काम ही नहीं करना, झुंड के साथ चलना ही नहीं, मैं खुद ही सब कुछ सारा कुछ मैं खुद कर लूँगा, जी जी। बस आप मुझे थोड़ा सा बता दें कैसे करना है। आप सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो सब कुछ होता है उसका नतीजा यही होता है कि आप अपने आप को ही तबाह करते हैं, अपना ही पैसा ज़ाया करते हैं, अपना ही आप जो है फ्यूचर तबाह करते हैं, और अपना फाइनेंस भी तबाह करते हैं, वक्त भी ज़ाया करते हैं। जी सर। क्योंकि देखें, ये एक जैसे डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अंग्रेज़ ने लगाया था, और वो उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान पे 100 साल हुकूमत की, तो ये उसी फार्मूले का एक हिस्सा है। लॉर्ड मिकाले ने जब ये निज़ाम बनाया एजुकेशन का, तो उसने, अब हमने ज़िंदगी में आकर, मैंने खुद पीएचडी की है, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, सारा समझता हूँ इस चीज़ को, आज आके मुझे पता चला कि हमारे निज़ाम में खामियां क्या हैं। आप ये देखो, अगर मैंने साइंसदान नहीं बनना तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, जी सर। मैंने फिर वो अलजबरा मुश्किल तरीन पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ी, फिज़िक्स पढ़ी मैंने, बायोलॉजी पढ़ी मैंने, और हर चीज़। तो भाई एक बंदा जो है उसको इस तरह, मसलन जिसने आगे डॉक्टर नहीं बनना उसको बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें, वो सिस्टम ही ऐसे डिज़ाइन किया गया कि हर चीज़ को आपको पढ़ना ज़रूरी है, और फिर इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी है। हम यहाँ टर्की में देखते हैं कि यहाँ पे जो भी सारी एजुकेशन है टर्किश लैंग्वेज में, अज़रबैजान में जो भी एजुकेशन है आज़री में है, तो जी हमारे यहाँ सर। उर्दू में क्यों नहीं है, इंग्लिश में है। चले इंग्लिश में सही बात, फ़र्क नहीं। लेकिन आप जो है वो एजुकेशन निज़ाम में जब तक चेंज नहीं ना लाएंगे सिस्टम में, हमारे यहाँ इसलिए डिग्रीज लेने के बाद लोग जॉब की तलाश में ले रहते हैं, क्योंकि जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनके जहन में यही बात होती है कि मैंने अच्छी नौकरी हासिल करनी। कभी किसी बच्चे के जहन में ये बात आई है कि मैंने बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना है? नहीं सर, बिल्कुल कभी भी नहीं। और कभी कोई भी वालिद अपने बच्चे को जब वो देखता है तो वो कहता है कि इसको मैं बिजनेसमैन बनाऊंगा? वो क्या कहता है, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये पायलट बनेगा, ये जज बनेगा, ये वकील बनेगा, कोई भी ऐसी नौकरी की बात ही करेगा वो। जी सर, बिल्कुल अब ऐसा ही है। अब बात ये है कि जब वो बड़ा होता है, जब उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती, तो वो कहता है मैंने बिजनेस करना। सही हो गया सर, बिल्कुल ठीक अब हो गया। मसला क्या आ जाता है कि बाप ने भी इसलिए पढ़ाया कि ये बड़ा होके नौकरी करेगा, बच्चे ने भी ऐसे ही पढ़ा उसी माइंड सेट के साथ, और निज़ाम भी वही है, पढ़ाई भी वही है कि आपको अच्छा वर्कर बनाने वाली, तो अब वो कहता है कि मैंने बिजनेस करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि आपने 25 साल 20 साल बच्चे को पढ़ाया भी इसलिए, स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में वालदैन ने भी, मुआशरे ने भी उसकी ऐसी ग्रूमिंग की कि इसको एक अच्छा वर्कर बनाना है। अब आगे कहते हैं कि बिजनेस करना है। ये यहाँ पे फिर वो आता है कि अब अगर 20 साल जो काम तुमने करना था, जिसके लिए तैयारी की, वो नहीं हुआ, तो अब बिजनेस की तरफ आ रहे हो, तो अब बिजनेस के लिए तैयारी करो ना, कोई साल 2 साल 3 साल। जी सर। तो बिजनेस की भी तैयारी किए बगैर ये समझ दें कि आप इधर से पैसे पकड़ो, 10 लाख मामे से ले लो, 10 चाचे से ले लो, 20 घर बेच लो, 2 भैंसें बेच लो, ज़मीन बेच लो, पैसा इकट्ठा कर लो। अब ये सारा प्लान कर लेते हैं, 40 लाख 50 लाख हो जाएगा, और इससे हम बिजनेस शुरू कर लेंगे। बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन शुरू करते ही अब बिजनेस नुकसान में जा रहा है। अब बात पॉलिटिक्स, हालात ख़राब हैं, अब इमरान खान आ गया है, अब नवाज शरीफ चला गया है, अब तेल की कीमतें कम हो गई हैं, अब कोरोना आ गया है, यानी कि ये फिर बहाने, फिर भी नहीं सोचते कि यार ये मेरा बिजनेस फ्लॉप जा रहा है, लेकिन वो जो दूसरा बंदा है उसका बिजनेस रात तरक्की कर रहा है, दिन रात जो है आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ऐसा क्यों है कि मैंने जो बिज़नेस शुरू किया वो नाकाम हो रहा है, और दूसरे बंदे का जो बिज़नेस है वो कामयाब हो रहा है? फिर एनालिसिस करके जो मेरे अंदर कमियां हैं, जो मैं मुझे नहीं आता, मुझे सीखना चाहिए। जी सर।
तो अपने आप के ऊपर फिर भी नहीं इल्ज़ाम आने देना, फिर भी हालात पे डाल देना, लोगों पे डाल देना, हुकूमतों पे डाल देना। और फिर जब सारा नुकसान हो गया तो कहा कि बस यार किस्मत ख़राब थी, शायद मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था, किस्मत में ऐसा लिखा था। बस अब ऐसा ही है सर, बिल्कुल। अब ये नहीं, हम अल्लाह ताला ने तो कहा कि लाइसल इंसान इल्ला मासा, जिसके लिए कोशिश करोगे इंशाल्लाह वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और अल्लाह ताला तो काफिरों को भी कोशिश करने पर देता है, क्योंकि काफिर भी अल्लाह की मखलूक है। अब चीनी है, दिन रात मेहनत करते हैं, 12 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, तो वो दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। टर्किश लोग हैं, 12 घंटे काम करते हैं, बहुत मेहनती कौम है, दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। हम क्या हैं, कभी भी किसी भी जगह पर अपॉइंटमेंट दे के बुला के देख लो, बंदा टाइम पे आएगा ही नहीं। कभी भी नहीं सर। किसी भी बंदे से कमिटमेंट कर लो कि ये 1 हफ्ते बाद काम करना है, तो कभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर होगा ही नहीं। कोई टाइम डेडलाइन दी जाएगी, एक दिन की, एक महीने की, वो पूरी नहीं होगी। ना हम टाइम की अहमियत को समझते हैं, ना हम काम की अहमियत को समझते हैं, ना खुद पे काम करना चाहते हैं, ना मेहनत करना चाहते हैं। हम इजी मनी ढूंढते हैं, और इजी मनी नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। जो मुश्किलात को फेस करना जानता है, जो मेहनत करना जानता है, जो हार्डवर्क पे बिलीव करता है, वही ज़िंदगी में कामयाब होता है, और उसी को अल्लाह ताला नवाजता है। जो काम चोर हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि दिन सुबह उठो, उठ के आप काम की तलाश में निकलो, काम मिलेगा आपको। लेकिन जब आप निकलोगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे, फिर जब जॉब लेने जाते हैं तो ऑफर होती है ना कि चले आपको 20,000 दे देते हैं, ना जी मैं तो 30,000 से कम मेरा तो गुजारा ही नहीं होना। ऐसा ही अब है सर। बात ये है कि अगर 20,000 की मिल रही है तो तुम कहोगे ठीक है, आप मुझे 15 दे दें, आप मुझे 15 दे दें, मैं आपके साथ काम करता हूँ, अगर मेरा काम आपको पसंद आएगा तो आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देना। सही हो गया अब सर। कोई भी बंदा जो एम्प्लॉयर होता है, उसको काम करने से पहले तो आपका पता नहीं है कि आप कैसे हो। सिर्फ आपने डिग्रियां दिखा दी, किताबें दिखा दी, बड़ी चीज़ें दिखा दी, अच्छा सूट पहन के आ गए, मुझे क्या पता कि तुम क्या करते हो। जब तुम काम करोगे और तुम्हारे काम की वजह से मेरी कंपनी को मुझे फ़ायदा होगा, मैं 50,000 कमा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह 15 की बजाय, 20 की बजाय 30 40,000 कर दूंगा। मैं तुमसे लाख कमा दे रहा हूँ तो मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा। सही हो गया तो सर। तुम क्या कहते हो कि मैंने 20 30 हजार से कम काम नहीं करना। ओ भाई, तुम अगर 30 के काबिल हो तो पहले प्रूफ तो करो। सही हो गया सर। तो हमारे अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, वन पॉइंट, कि अपने अंदर की गलतियों को दूर करो, खुद को अंदर से करेक्ट करो, और अपने हिस्से का दिया जलाओ। ठीक है। बिल्कुल सही हो गया सर। अब ये है कि तुम्हें खुद को ठीक करना है, यानी दूसरों को एक अच्छा दोस्त दो, दूसरों को एक अच्छा पार्टनर दो। दूसरों मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर खुद अच्छा होऊंगा तो जिसके साथ मैं दोस्ती करूंगा उसके लिए अच्छा दोस्त साबित होऊंगा। जी सर। जिसके साथ पार्टनरशिप करूंगा उसके लिए अच्छा पार्टनर साबित होऊंगा। जिसके साथ मैं चलूंगा उसके लिए एक अच्छा हमराही साबित होऊंगा। और जब मैं बिजनेस करूं तो ईमानदारी से करूं, जब मैं बात करूं तो वो पूरी करूं। तो जब मैं ऐसे चलूंगा तो एक बंदा तो दुनिया में ठीक हो गया ना। तो मेरी तरफ देखते हुए दूसरा भी कोई बंदा शायद शर्म कर लेगा या मुझसे सीख लेगा। तो आप अपने आप से शुरू करो ना, और आप शुरू कर दो, फिर इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया लेकिन सर आपका। चेंज अपने अंदर से लाना शुरू करो, आप अपने आप को बदलो, दुनिया को मत कोसो, वक्त को मत कोसो, तकदीर को मत कोसो। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद से स्टार्ट करो। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। माशाल्लाह सर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी कीमती मालूमात से आगाह किया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में ट्रांसपोर्ट बिजनेस में क्या पोटेंशियल है। टर्की 8.5 करोड़ की आबादी है। जी सर, ऐसा ही है। 7 करोड़ के करीब टूरिस्ट आता है सालाना। अब भी पूरी दुनिया बंद है, लेकिन टर्की में लोग आ जा रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। ऐसा ही है। उसके अलावा टर्की का जो आप देखें, लेंथ तकरीबन जो है 1600 किलोमीटर, और चौड़ाई तकरीबन 800 900 किलोमीटर है। 45 बड़े शहर हैं, और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और इन कंट्री ट्रांसपोर्ट और ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा है। जी सर। आप कोई भी बिजनेस जब करोगे तो उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है कि जो हर बंदे की ज़रूरत है, हर बिजनेसमैन की ज़रूरत है, और हर टूरिस्ट की भी ज़रूरत है।
बिल्कुल सर, तो ऐसा ही। आप किसी भी सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या इन कंट्री जो लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट में आप काम करते हैं, या टूरिस्ट को सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, या एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप कर देते हैं, या इन कंट्री या इन सिटी आप जो है सर्विसेज शुरू कर देते हैं, तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पर बिल्कुल सर। ऐसा है कि बहुत से लोगों ने कंपनीज के साथ अपनी गाड़ियां लगाई हुई हैं। अब कंपनीज जो है, सपोज करो उन इसकी 200 गाड़ी एक कंपनी में वर्कर को लेके आ जा रही है, तो उसमें तुमने 2 गाड़ियां लगा दी कंपनी के साथ। सही हो गया सर। पाकिस्तान में भी ऐसा निज़ाम है, बाकी मुल्कों में भी है। तो इस इन गाड़ियों का आपने गाड़ी और ड्राइवर दे दिया, तो उससे आपने मंथली बेस पे डिसाइड कर लिया। ठीक हो गया सर। मेंटेनेंस भी उन्हीं की होती है, तो आपने मंथली उनसे इतने चार्जेस लेने हैं। सपोज कर लो कि आपने मंथली $1000 लेना, फ़र्ज कर लो 2 गाड़ियां आपकी लगी, $2000 आपको आ रहा है। आपने ड्राइवर और उसका जो अखराजात है वो कंपनी ने पे करने, गाड़ी आपने दी हुई यार, $2000 आ रहा है सपोज कर ले, लेकिन होता तो ज़्यादा ही है। इसी तरह से आपने किसी भी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी के साथ डील कर ली कि जितने भी आपके पैसेंजर आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, उनको मैं एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज दूंगा। सही हो गया सर। या फिर आप जो डे ट्रिप्स करवाते हैं उनके साथ आप कर लेते हो, तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। बात यह है कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, बात वहीं पे आ जाती है, और आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मुझे आपके इस जो सवाल का आपने जवाब दिया, मैं तो इसमें यही समझा हूँ कि बंदा किसी दूसरी स्टार्टिंग में किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलके भी काम कर सकता है और आसानी से फिर तलकात बन जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बंदा आगे बढ़ता जाता है। पहली बात तो ये समझने की है कि दुनिया में कोई भी बिजनेस इंडिपेंडेंट या आज़ादाना नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा ही। बिजनेस का मतलब क्या है कि मैं आपसे कोई चीज़ ले रहा हूँ और आपको कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। जी तो सर। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में आप दूसरी कंपनीज को सर्विसेज दे रहे होते हैं, जिसमें टूरिज्म कंपनी है, ट्रेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उनके साथ आप लिंक करके उनकी जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात है वो आप पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही। जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ मिलके भी काम किया जा सकता है स्टार्टिंग में? डेफिनेटली बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो होती हैं, आप जी उनके सर। साथ, अगर आपके पास 1 या 2 गाड़ियां हैं, तो आप उनके साथ लिंक हो जाते हैं, वो फिर आपको अपने एज ए टीम आपको लेके चलते जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान से पेमेंट लाने का क्या तरीकाकार है? हैं। ये बहुत से भाइयों ने पूछा और ये बहुत अहम सवाल भी है। बहुत शुक्रिया सर आप। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप आते हैं तो $10,000 तक तो आप ला सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा उसके ही। बाद दूसरी बात ये कि आपके अपने पर्सनल अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, आपने टैक्स दिया हुआ है, सारा कुछ लीगल है जो मनी, आप जब टर्की में अपने ही नाम का अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, आप ही जी के सर। नाम का, आप ही का अकाउंट, तो आप अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में जितनी चाहें आप रकम अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल उसमें ठीक हो। कोई पाबंदी नहीं है स्टेट बैंक की तरफ से, क्योंकि आप ही के अकाउंट से आप ही के अकाउंट में आप ही की रकम ट्रांसफ़र हो रही है। जी सर। लेकिन जब आप किसी दूसरे को पेमेंट देते हैं, मसलन अली के अकाउंट से किसी दूसरे को जा रही है, तो तब पूछताछ होती है कि क्यों जा रही है, किस वजह से जा रही है, कुछ बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। सही हो गया तो सर। सबसे सिक्योर ये है कि आप अपना ही अकाउंट खुलवाएं टर्की में, और अपने अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सहूलत आपने बैंक से रखी हुई है, उससे ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सहूलत एक्टिव कर लें और आप अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। बिल्कुल ठीक हो गया सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर तुर्की में हमारा कोई भाई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है तो क्या वो अपनी फैमिली को साथ रख सकता है? उनका वीज़ा वगैरह मिल जाता है? देखें, आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जी सर। ये एक बात है, और आप एज ए बिजनेसमैन टर्की में रहते हैं, ये दूसरी बात है। सही हो गया सर। क्योंकि आप एज ए टूरिस्ट रेजिडेंस आप लेकर भी तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं ना। पहले तो आपने एज ए बिजनेसमैन अपने आप को लाना है, और जी सर। बिजनेसमैन के लिए टर्की ने ये जो कानून बनाया वो ये है कि उसके लिए 1 लाख टर्किश लीरे की कंपनी होनी चाहिए। उसका कैपिटल 1 लाख टर्किश लीरा, जैसे $16,000 बनता है। सही हो गया सर। उसका आपने 25% यानी $4,000 पे करना है अपने ही कंपनी अकाउंट में, जी सर। और 5 वर्कर आपके पास होने चाहिए, तो आपको वो टर्की बिजनेसमैन कंसिडर करता है। ठीक हो गया सर। अब सबसे पहले तो आप 5 वर्कर और एक लाख टर्किश लीरे वाली कंपनी रजिस्टर करा के ये सारी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करके आप अपना जो टूरिस्टिक रेजिडेंस है उसको बिजनेस में कन्वर्ट करें।
सही हो गया जब सर। ये हो गया तो उसके बाद फिर आप अपनी बीवी और 18 साल से कम बच्चे जो हैं उनका भी बिजनेस रेजिडेंस ले सकते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दी जा सकती हैं। जी कलीमुल्ला, इसमें मैंने बताया कि टर्की में तकरीबन जैसे कि एक बड़ा मुल्क है, जी सर। उसमें 45 के करीब शहर हैं। आप एक शहर से दूसरे शहर भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे सकते हैं, कार्गो लॉजिस्टिक सर्विसेज भी दी जा सकती हैं, टूरिस्ट को लाने ले जाने का काम भी किया जा सकता है, एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप का भी काम किया जा सकता है, जी सर। डे ट्रिप्स भी किए जा सकते हैं। तो ये जिस तरह के बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस है, हर वो बिजनेस टर्की में हो सकता है। जी तो सर। इसलिए मेन बात, जो सबसे अहम बात है आपकी कामयाबी में, जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगी, वो आपका एक्सपीरियंस है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप सिर्फ पैसे की बेस पे बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आप खुदकशी करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, तो ठीक हो गया। पहले आप ये किसी के साथ रह कर बिजनेस को सीखें, और उसके बाद फिर आप पैसा जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है, आपके काम में आसानी ले ले आता है। लेकिन बिजनेस पैसे के बगैर भी हो जाता है। बिजनेस क्या है कि कम पैसे के साथ भी हो सकता है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी दूसरे को सर्विस देकर उसके साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। यानी आपके पास कुछ भी नहीं है, जी सर। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल है, तो आप किसी बिजनेसमैन के साथ मिलकर आप कहते हो कि मुझे आपसे सैलरी नहीं लेनी, मैं आपके साथ मिलके काम करता हूँ और मेरा हिस्सा होगा आपके साथ, 20% मैं लूँगा या 30% लूँगा। तो कहेगा ठीक है करो, पैसा वो लगा रहा है, सर्विसेज आपकी हैं, तो आप बिजनेस कर रहे हो, इस सारे काम में आपने पैसा कहाँ पे लगाया? तो इसका मतलब है कि आप पैसे के बगैर भी बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप बेहतर बिजनेस कर सकते हो। बिल्कुल सर, ऐसा ही। तो जो लोग ये कहते हैं कि बिजनेस सिर्फ पैसे से होता है, वो गलत कहते हैं। पैसे से सिर्फ क्या होता है, आपको एक ये नुकसान ज़रूर होता है कि अगर आप सीखते नहीं हैं तो आपका पैसा भी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी की कामयाबी को देखते हुए या किसी के सब्ज़ बाग दिखाने पे या किसी के कहने पे कभी भी कोई बिज़नेस ना करें। कोई भी बिज़नेस करने से पहले आप खुद मार्केट रिसर्च करें, और फिर अपने आप से सवाल करें कि इस बिज़नेस के बारे में मुझे कितना पता है, इसमें लॉस कैसे होते हैं, इसमें मुनाफा कैसे होता है, इसको चलाया कैसे जा सकता है, इसकी ज़रूरियात कौन सी हैं, इसके करने के फ़ायदे कौन से हैं, इसके करने के नुकसानात कौन से हैं। एक पूरी फिजिबिलिटी स्टडी बनाएं, और फिर उसको बैठ के अच्छी तरह से सोचें, और फिर जब अंदर से आवाज़ आए कि नाउ आई कैन डू इट, अब मेरे पास ये एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, तजुर्बा भी आ गया है, अब मुझे इसे करना चाहिए, तो आप करें। यानी किसी के कहने पे ना करें। और अगर ये सारा आप नहीं कर सकते तो फिर जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उससे मिन्नत करके, तरला करके, उससे रिक्वेस्ट करके उसके साथ पार्टनरशिप कर लें। सिर्फ ये देखें कि वो मुखलिस बंदा है, कमिटेड बंदा है, और रिटर्न हर चीज़ आपके साथ कर रहा है, तो उसके साथ पार्टनरशिप पे कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो ये मेरा तो ये मशवरा है। बाकी करनी हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। मेरी दुआएं और गुड विशेस आपके लिए। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बड़ी कीमती मालूमात से आगाह किया जो मेरे लिए और हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।